सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज अपने सेशन में रे ऑप्टिक्स के सारे 16 क्वेश्चंस करेंगे जो हमसे जेई मेन 2022 जुलाई अटेम्प्ट में पूछे गए थे। जून ऑलरेडी कंप्लीटेड है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इन सभी सेशंस का अगर आपको इस तरीके का प्रिंटेबल फॉर्मेट में पीडीएफ चाहिए जिसको आप डाउनलोड करके टेस्ट के रूप में दे सके या फिर प्रैक्टिस कर सके, तो आपको सिंपल ये 4 स्टेप फॉलो करना है। आप सिर्फ 2022 ही नहीं, आपको 2019, 21 के भी सारे सवाल मिलेंगे और 20 भी आपको जल्द मिलने वाले हैं। तो चलिए सेशन को हम लोग शुरू करते हैं एंड लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। एक ऐसा क्वेश्चन जो कि जुलाई अटेम्प्ट में काफी बच्चों को डिस्टर्ब किया, क्योंकि एक ऐसा सवाल है जो जनरली कभी पूछा ही नहीं गया आज तक। यहां पे हमसे ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, जहां पे प्राइमरी रेनबो एंड योर सेकेंडरी रेनबो का कॉन्सेप्ट का या फिर आपको उसका रे डायग्राम का बस एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए जो कि एनसीईआरटी में अपने को दे रखा है। तो मैंने वही दो डायग्राम जो कि एनसीईआरटी में दिया है, मैंने यहां पे आपके लिए चिपका दिया है। आप इसे एनसीईआरटी से भी रेफर कर सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या है, पहला वाला जो डायग्राम है वो आपका प्राइमरी रेनबो का फॉर्मेशन है, जहां पे ये जो अपना ऑब्जर्वर है इसको ऊपर में रेड कलर दिखेगा और नीचे में वायलेट कलर दिखता है, राइट। और ये अपना सेकेंडरी है जहां पे ऑब्जर्वर को ऊपर में वायलेट और नीचे में रेड दिख रहा है। तो यहां पे अगर आप ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन नंबर ए कहता है इन प्राइमरी रेनबो ऑब्जर्वर सीज रेड कलर ऑन द टॉप एंड वायलेट ऑन द बॉटम। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, बी आपका उस हिसाब से गलत हो जाएगा। प्राइमरी रेनबो लाइट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ट्वाइस, जो कि ऐसा नहीं है। यहां पे आप देख सकते हैं एक बार ही आपका सिर्फ टीआईआर हो रहा है, यानी ये ऑप्शन भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी प्राइमरी रेनबो इज लेस ब्राइट दैन द सेकेंडरी रेनबो, ये भी गलत है, क्योंकि सेकेंडरी में एक्चुअली जो आपका रेनबो का इंटेंसिटी है वो वीक होता है, क्योंकि यहां पे डबल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है। तो उतना बार जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन हो जाता है, राइट। तो ए जो है इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां से अपना जो है न्यूमेरिकल फॉर्मेट का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। अब ये सवाल हमसे 25 जुलाई शिफ्ट 1 में पूछा गया। सवाल में कहता है टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रैवल इन टू डिफरेंट मटेरियल्स ए एंड बी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस म्यू ए एंड म्यू बी ऑफ सेम थिकनेस, यानी अगर ये मटेरियल है अपने पास ए और ये मटेरियल अपने पास बी है, तो दोनों का जो विड्थ उसको क्रॉस करना है लाइट को, वो आपको सेम है। सपोज कीजिए डी विड्थ जो है इसको कवर करना है, ठीक है। तो पहले वाले में जो टाइम लग रहा है वो t1 टाइम लगता है, यहाँ पे t2 टाइम लगता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका म्यू ए है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका म्यू बी है, ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं। If T2 minus T1 is this much and the ratio of mu A to mu B is this much, then the thickness of material in meters is how much, जहाँ पे VA और VB are velocities of light in A and B। तो सबसे पहले है ना ये VA VB को समझ लेते हैं। आप सभी को समझ में आना चाहिए कि लाइट की जो वेलोसिटी पहले वाले मीडियम में होती है दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहाँ की अगर हम लोग बात करेंगे सो VB इज इक्वल टू C अपॉन म्यू बी। इसका मतलब है कि अगर हम इन दोनों का रेशियो ले ले दैट इज इक्वल टू VB बाई VA, तो ये आपको कितना निकल के आने वाला है। अगर आप VB बाई VA करेंगे तो ये आपको निकल के आ जाएगा म्यू ए अपॉन म्यू बी, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, तो हमें यहाँ पे बच्चा म्यू ए टू म्यू बी का रेशियो दिया हुआ है 1:2, तो आप इसको बेसिकली 1:2 भी लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चल गया है कि VB इज इक्वल टू VA बाई 2, ठीक है। अच्छा सर, हमने एक इंफॉर्मेशन का तो यूज कर लिया, किसका, म्यू ए बाई म्यू बी का, ठीक बात है। अब यहाँ पे हमको एक और इक्वेशन दिया है T2 माइनस T1। तो अगर हम यहाँ पे T2 माइनस T1 की बात करें तो सर T2 क्या है, T2 है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट, एंड T1 इज अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻10। सही बात है सर। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें बच्चा, तो ये आपको D अपॉन VB की वैल्यू तो VA बाई 2 है, तो क्यों ना इसे VA और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा D बाई VA इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻10। तो यहाँ से हम अगर ध्यान से देखें, इफ वी टेक D बाई VA एज कॉमन, तो ये आपको बेसिकली अल्टीमेटली D बाई VA ही बन के आएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि दिस D इज इक्वल टू बेसिकली 5 इंटू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाइड बाई VA, एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी करके VA को है ना एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, राइट। यहाँ पे वेरिएबल्स की कमी है, मतलब एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है, तो आपको आंसर जो होगा वो VA या फिर VB के टर्म्स में आएगा। अगर आप VA की जगह VB चेंज करना चाहेंगे तो ऑप्शन नंबर डी मैच नहीं करेगा। क्लियर है एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये आपको देखिए एक अच्छा सवाल है। इस तरीके का सवाल जेई मेंस में जनरली नहीं आता है, ये आपको कभी कभी एडवांस में आ जाया करता है। तो ध्यान से देखते हैं। फॉर एन ऑब्जेक्ट placed at a distance 2.4 meter from a lens, a sharp focused image is observed on a screen placed at 12 centimeter from the lens। तो सबसे पहले ना इसका एक प्रॉपर चित्र, प्रॉपर डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि ये जो है भाई साहब हमारा स्क्रीन है जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होने वाला है, और हमारे पास यहाँ पे एक लेंस है, और इस प्रकार से यहाँ पे एक लेंस है, ठीक है। अच्छा, अब हमसे क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट 2.4 मीटर की दूरी पे है फ्रॉम द लेंस। तो यहाँ पे ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, एंड मेरे को जो ऑब्जेक्ट से लेंस की दूरी है वो दे रखा है 2.4 मीटर, तो इसको क्यों ना 240 सेंटीमीटर बोल देते हैं, ठीक है। और लेंस से इस स्क्रीन की जो दूरी है वो भी हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। हमसे कहता है कि जब ऑब्जेक्ट 240 सेंटीमीटर पे था तो एक शार्प क्लियर इमेज इस स्क्रीन पे फॉर्म हुआ, यानी कि V 12 सेंटीमीटर है, U -240 सेंटीमीटर है, तो हमको इस लेंस का फोकल लेंथ पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये मत बोलने लग जाना कि सर ये कॉन्केव लेंस अपना क्यों नहीं है। भैया यहाँ पे एक रियल ऑब्जेक्ट का आपका रियल इमेज बन रहा है, ये कॉन्वेक्स लेंस ही अपने पास है, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे फोकल लेंथ की बात करेंगे तो इक्वेशन क्या बना सकते हैं? 1/f इज इक्वल टू 1/v। सर V 12 सेंटीमीटर है, माइनस 1/u होता है, लेकिन u -240 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास एक इक्वेशन आ गया है। दिस विल बिकम हाउ मच? ये 20 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, सो 21/240 यानी कि 7/80। तो कहीं ना कहीं आपको पता चल गया है कि आपका जो ये 1/f है वो 7/80 है, ठीक। अब हमसे क्या बोल रहा है? अब यहाँ पे हमारे साथ क्या बोलता है? A glass plate of refractive index 1.5 and thickness 1 centimeter is introduced between lens and the screen such that the glass plane faces parallel to the screen। So basically आपने इसके बीच में कहीं पे एक स्लैब डाल दिया है जिसका थिकनेस 1 सेंटीमीटर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। By what distance should the object be shifted so that a sharp focused image is formed or observed again on the screen? अब यहीं पे बच्चे जो है थोड़ा सा मात खा जाते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो आपका स्लैब है ये क्या करने वाला है। ये जो स्लैब है, स्लैब का भी ये एक्सेस हो गया है ना, इसी के साथ हमने कोइंसाइड कर दिया है लेंस के एक्सेस के साथ। सो बेसिकली क्या हो रहा है, अब जो रे यहाँ से निकल के आ रही है वो आपको जाना तो चाहती है, लेकिन ये स्लैब जो है ना, ये स्लैब में भी आपको बेसिकली रिफ्रैक्शन होने वाला है। स्लैब में आपको कुछ इस प्रकार से बच्चा रिफ्रैक्शन होगा और अब जो है ये इधर जाके कन्वर्ज करता, राइट। सो बेसिकली यही रे जो पहले एग्जैक्टली यहां पे कन्वर्ज कर रहा था, अब वो यहां पे जाके कन्वर्ज करने वाला है। सो बेसिकली ये स्लैब ने इसको शिफ्ट किया है, और यही हम सीखते भी हैं शिफ्टिंग में, द कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्टिंग में, राइट। सो ये शिफ्टिंग कितने से हो रही है उसको थोड़ा सा साइड में ना कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसका फॉर्मूला भी है, आपने जरूर से सीखा होगा, दैट इज थिकनेस ऑफ द स्लैब 1 - 1 by रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो 1 सेंटीमीटर 1 माइनस 1/1.5 है, तो ये बेसिकली 2/3 है। सो ये आ गया है आपको 1/3 सेंटीमीटर। सो 1/3 सेंटीमीटर से ना आपका ये शिफ्ट हो जाने वाला है। क्लियर है एकदम, राइट। तो हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि अब ऑब्जेक्ट का नया पोजीशन कुछ ऐसा होना चाहिए, ताकि जब सिर्फ लेंस से रिफ्रैक्शन हो तब आपका इमेज कहीं यहां बने। उसके बाद बीच में अगर ये स्लैब को डाल दिया तो स्लैब इसे अब दोबारा से 1/3 सेंटीमीटर शिफ्ट करके स्क्रीन पे ले आएगा, क्योंकि स्लैब का काम एक ही है कि वो
शिफ्ट कर देता है, लेंस के द्वारा जो इमेज बनेगा वो उसे फर्दर राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है बाई 1/3 सेंटीमीटर। तो हम चाहते हैं कि लेंस के कारण जो इमेज बने वो 1/3 सेंटीमीटर लेफ्ट बने, ताकि ये स्लैब उसको दोबारा से राइट साइड शिफ्ट करके इस स्क्रीन पे पहुंचा दे। क्या मेरी बात क्लियर है एकदम? अगर क्लियर है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में यस सर लिख के जवाब देना, ठीक है? अच्छा, तो सर अब हमें यह पता चल गया है कि मेरे जो लेंस है उसका सिर्फ अगर उससे रिफ्रैक्शन हो तो इमेज कहां बननी चाहिए थी, एंड दैट इमेज शुड हैव बीन फॉर्म्ड एट अ न्यू लोकेशन दैट शुड बी 12 सेंटीमीटर माइनस 1/3। भैया अगर ये 1/3 सेंटीमीटर है तो ये जो बचा हुआ है ये 12 माइनस 1/3 हो जाएगा ना, दैट इज योर 35/3 सेंटीमीटर। तो आपके पास क्या कहानी आ गई है? अब आप यहां पे दोबारा से लिखेंगे लेंस का फॉर्मूला, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्राइम माइनस 1/u प्राइम। 1/f जो है सर वो तो 7/80 ही होगा। नया जो इमेज लोकेशन है वो है 3/35 माइनस योर 1/u प्राइम, और ये आप सॉल्व कीजिए, आपको यहां पे एग्जैक्ट आंसर निकल के आएगा विदाउट एनी डाउट। माइनस साइन आएगा क्योंकि आपको लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट होने वाला है, एंड दैट इज गोइंग टू बी 560 सेंटीमीटर, बोले तो माइनस 5.6 मीटर एग्जैक्ट आएगा। कोई डेसिमल कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही टफ कैलकुलेशन होगा, ये आपको प्योर इतना निकल के आने वाला है, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया है, क्योंकि ये सवाल एक अच्छा सवाल है रे ऑप्टिक्स से, जहां पे ग्लास स्लैब के शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट को मिक्स किया गया है इस लेंस के साथ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिए, एक और बढ़िया सवाल। A convex lens of focal length 20 centimeter is placed in front of a concave mirror with the same principal axis। दोनों का बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस जो है आपस में कोइंसाइड कर रहा है भाई साहब, कोइंसाइड कर रहा है। तो ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस, सही बात है। सो बेसिकली आपके पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, और क्या बोला प्रश्न में? कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमको कहता है कि 20 सेंटीमीटर है। फर्दर द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द मिरर इज योर 10 सेंटीमीटर, सो दिस फेलो इज योर 10 सेंटीमीटर। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। तो ये जो चीज है ना जनाब, ये आपको 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर। द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन कोइंसाइड्स द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। The focal length of the convex mirror is how much, right? So एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं कहूँगा, ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न का क्वेश्चन है, जहाँ पे हमसे कहता है कि जहाँ ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज भी आपका कोइंसाइड कर गया है इसी के साथ। सो बेसिकली क्या हुआ होगा, रे आपको यहाँ से निकली होगी, राइट, और ये इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर पे टकराएगी, एज इफ कि ये एंगल 90 डिग्री हो जाए। सो बेसिकली ये जो रे है वो मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट होनी चाहिए, ताकि वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक होके इमेज दोबारा से यहीं बन जाए। अब मुद्दे की बात ये है कि अगर ये 90 डिग्री पे इस कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट है, यानी कि अगर यहाँ पे मिरर होता ही नहीं, अगर यहाँ पे मिरर होता ही नहीं, तो ये पॉइंट होता इस लेंस के कारण जो इमेज बनती। बात समझ में आ रही है? अच्छा सर, और ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट बेसिकली इट हैज टू बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर, बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री, राइट? तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन अगर तुम इस मिरर पे ड्रॉप करते हो ना, तो वो 90 डिग्री पे ही ड्रॉप होनी चाहिए, राइट? अच्छा सर, अब हमको सर ये पता चल गया है कि अगर इस मिरर का फोकल लेंथ f1 है, तो ये जो दूरी है ना सर वो 2f1 है। क्लियर है? अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, आपको लेंस के साथ जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ऑब्जेक्ट की दूरी है -60 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है आपको +20 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ बनेगा? जो कि ये कैपिटल आई है, अज्यूमिंग यहाँ पे कोई मिरर होता ही नहीं, तो इमेज कहाँ बनता? वो आपको बनता v इज इक्वल टू uf अपॉन u प्लस एफ। ठीक है, रीअरेंज करके आपका इतना ही तो आता है, तो ये आपको हो जाएगा -60 इंटू 20 डिवाइडेड बाई -60 प्लस 20, दैट इज योर -40। सो दिस बिकम्स योर हाउ मच? दिस बिकम्स योर 30 सेंटीमीटर।
यानी कि 30 सेंटीमीटर है, आपको जो दूरी है वो यहां से लेके यहां तक की है। दिस फेलो इज योर 30 सेंटीमीटर, यानी कि सर जो 2f1 है दैट इज इक्वल टू 30 माइनस 10 दैट इज योर 20, यानी कि सर f1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो दैट इज द आंसर, 10 इज द आंसर। तो ये भी अच्छा सवाल आ गया है। अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर लेंस, इसके पहले कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड ग्लास स्लैब, राइट। सो रियली गुड क्वेश्चंस। चलिए ध्यान से देखिए, अब ये सवाल आपको बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन होता क्या है ना कि बच्चे ग्राफ देख के पहले ही गिव अप करना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा सवाल को। The graph between 1 by u and 1 by f for a thin convex lens in order to determine its focal length is plotted as shown in the figure. The refractive index of this lens, यहाँ पे लेंस होगा, लेंथ नहीं है ये, is 1.5 and its both surfaces have same radius of curvature r. The value of r will be how much? So basically हमसे कहता है कि आप कोई तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और डिफरेंट ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए इमेज का पोजीशन आया होगा, तो आपने 1 by u वर्सेस 1 by v का ग्राफ प्लॉट किया, ऐसा स्ट्रेट लाइन मस्त निकल के आ रहा है। ठीक बात है सर। अच्छा, हमसे ये भी कहता है कि अगर इस साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर r है तो इसका भी r है, और इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो अपने को कहता है कि 1.5 है। तो हमसे पूछता है कि r की वैल्यू बताइए। सबसे पहले आपको इस लेंस का फोकल लेंथ चाहिए होगा। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ पे जाहिर सी बात है कि आपके पास यही तो फॉर्मूला है। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें कि आपका 1 by v जब 0.1 है, 1 by v जब 0.10 है, उस समय 1 by u तो 0 है, दिस इज इक्वल टू 1 by f, यानी कि सर यहां से आपको पता चल गया है कि 1 by f इज हाउ मच, दिस इज योर 1 by 10। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया है कि 1 by f जो है वो 1 by 10 है। अब एक बारी 1 by f पता चल गया तो लगाइए फॉर्मूला, 1 by f इज इक्वल टू क्या चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, सो 1.5 माइनस 1 ब्रैकेट 1 by r, 1 by r माइनस 1 by माइनस r, यही तो लिखोगे ना, है ना। अच्छा सर, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 1 by 10 इज इक्वल टू, ये आपको हो जाएगा 1 by 2, ये आपको हो जाएगा 2 by r। तो यहाँ से r की जो वैल्यू है वो भी मेरे को 10 सेंटीमीटर ही निकल के आ रही है। क्लियर है। सो नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, है ना। अच्छा सवाल है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। लाइट ट्रेवल्स इन 2 मीडिया m1 एंड m2 विद स्पीड्स इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली, द क्रिटिकल एंगल बिटवीन देम इज हाउ मच, राइट। सो बेसिकली आपके पास 2 मीडियम है m1 एंड m2, m1 एंड m2। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर m1 में स्पीड देखिए कम है, 1.5 है, यहाँ पे 2 है, जिस मीडियम में स्पीड कम होगी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है तो इसका n2 है, और जाहिर सी बात है कि इस सवाल में n1 n2 से ज़्यादा है। अब ये जो क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट है वो कब जनरेट होता है, जब रे ऑफ लाइट आपको डेंसर से रेयरर में जाने की कोशिश करती है और इस तरीके से पैरेलल हो जाती है इंटरफेस के, है ना। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम भी सही बनाना तो जरूरी है ना। तो ये है आपका क्रिटिकल एंगल, ठीक बात है। तो यहाँ पे आप इक्वेशन क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सर n1 इंटू साइन आई सी इज इक्वल टू n2। तो सर जो मेरा साइन आई सी है ना, जो मेरा सर साइन आई सी है दैट इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाई n1। अच्छा सर, और सर हमको तो ये भी पता है ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपना जो होता है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो ये आपको हो जाएगा v1 बाई v2। सर v1 कितना है, ये आपका पहला वाला है, सो 1.5 बाई 2 ही बचने वाला है ना अंत में, तो 1 बाई 5 बाई 2 बचेगा, यानी कि सर ये बचेगा 3 बाई 4। तो अगर साइन इनवर्स अगर साइन आई सी 3 बाई 4 है तो टैन आई सी जो है अपना वो हो जाएगा 3 बाई रूट 7। ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे, है ना, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, आप इसको मैनेज कर ही लेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा ध्यान से देखिएगा सवाल को। कहता है, देखिए अब चित्र इतना भयानक बना दिया लेकिन सवाल एकदम ही चूहा सा है। इन द गिवन फिगर the face AC of the equilateral prism is immersed in a liquid of refractive index n। So basically ये आपका प्रिज्म है और सराउंडिंग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको n दे रखा है। For incident angle 60 degree at the side AC,
द रिफ्रैक्टेड लाइट बीम जस्ट ग्रेजेस अलोंग द फेस AC। सो ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ पे जब इंसिडेंट हुआ और रे इस तरीके से हो गया है, जहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री बन गया, यानी 60 डिग्री क्या है, क्रिटिकल एंगल है ना। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड N इज √x/4। तो x की वैल्यू पूछ रहा है, तो भैया यहाँ पे लगाओ ना स्नेल्स लॉ, यहाँ पे लगाओ स्नेल्स लॉ, राइट। तो अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू, है ना, बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है। ठीक बात है। तो ये आपको हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई, ये आपको हो जाता है √3/2 n मल्टीप्लाइड बाई 1। तो यहाँ से आपको n की वैल्यू दिख रही है क्या, ये आपको 27/4 है, विच मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू बी 24। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी और डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड अपना क्वेश्चन है। ठीक बात है। अच्छा, ओके, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। हमसे कहता है माइक्रोस्कोप वॉज इनिशियली प्लेस्ड इन एयर, इट इज देन इमर्ज्ड इन अ ऑयल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 फॉर अ लाइट हुज वेवलेंथ इन एयर इज लैम्बडा, कैलकुलेट द चेंज ऑफ माइक्रोस्कोप्स रिजॉल्विंग पावर ड्यू टू ऑयल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इस माइक्रोस्कोप के केस में जो आपका रिजॉल्विंग पावर होता है दैट इज बेसिकली ओनली प्रोपोर्शनल टू योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, राइट। आप हमने इसका एक रिवीजन वीडियो भी बनाया हुआ है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से, उसके अंदर भी माइक्रोस्कोप के रिजॉल्विंग पावर को या फिर उसके फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो वहां पे आप जब देखेंगे तो ऊपर में आपका आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओनली, राइट, और नीचे जो वेवलेंथ है वो आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर वाला है। ठीक है, तो यहां पे वेवलेंथ को काउंट नहीं करेंगे, राइट, वेवलेंथ के वजह से ही आपका ऊपर में एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ जाती है। सो रिजॉल्विंग पावर इज ओनली प्रोपोर्शनल टू योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि पहले आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था, अब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 हो जाने वाला है, तो आपका रिजॉल्विंग पावर भी डबल हो जाने वाला है। तो यहां पे कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, रिजॉल्विंग पावर विल बी ट्वाइस इन दी ऑयल दैन इट वॉज इन दी एयर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात क्लियर है एकदम? ठीक है, इस सवाल में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहा है, कुछ लोगों ने 4 टाइम्स भी कहा है, लेकिन वहाँ पे गलती ये हो जाती है कि लैम्डा को 2 बार, वहाँ पे लैम्डा बाई म्यू को 2 बार कंसिडर कर लिया गया, तो जिस कारण से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर आ जाता है बाई मिस्टेक। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि रिजॉल्विंग पावर इज ओनली प्रोपोर्शनल टू योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9। अगेन ये आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एक ऐसा फॉर्मूला जो कि बच्चों को बहुत कम पता रहता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। देयर इज नो डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, देयर इज ओनली डेविएशन। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, जो आपका नेट डेविएशन का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू पहले वाले से जो डेविएशन हुआ है माइनस दूसरे वाले से जो डेविएशन होता है। पहले वाले का जो डेविएशन का फॉर्मूला है दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म, राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो लाइट -1 माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो लाइट -1। अब पहले वाले के लिए आपका A1 का वैल्यू है 6, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है दैट इज 1.5, सो 1.5 -1 माइनस यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म आपका 5 है, यह आपका है 1.55 -1। ठीक है, देख के घबराहट हो रहा होगा, लेकिन ये सिंपल सा कैलकुलेशन, तो उसको सॉल्व कीजिए, बाकायदा सॉल्व कीजिए। ये आपको कितना हो जाएगा, 5 5 आपका आ जाएगा 25, 2 हाथ 5 5 25 27, 2 और ये हो जाएगा 7.75 प्लस योर 5, सो दिस बिकम्स हाउ मच 9 माइनस दिस इज योर 1.25 minus 1, so this is your 0.25, so this is your 1/4, यानी कि x की वैल्यू 4 हो जाएगी। क्लियर है? सो आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला का आइडिया होना चाहिए था, एंड इवन दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो मेंशन्ड इन आवर री-ऑप्टिक्स वीडियो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही आसान सा सवाल है। सवाल में हमसे कहता है कि आफ्टर पासिंग थ्रू द मीडियम 1 द स्पीड ऑफ लाइट V2 इन मीडियम 2 विल बी हाउ मच। तो हमसे ये पूछ रहा है कि इस वाले मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है। तो भैया मीडियम नंबर 1 से तो कोई लेना देना है ही नहीं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना दैट इज √of εr × μr। जनरली बच्चे को ये फॉर्मूला जो है EM वेव्स में पढ़ाया जाता है,
लेकिन कभी कभी आपको ये फॉर्मूला रिऑप्टिक्स में भी बता दिया जाता है, ठीक है। अब स्पीड ऑफ लाइट जो होता है दैट इज 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन आर 9 और ये 1 है, सो दिस इज योर 9 इंटू 1। सो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 10⁸ ही बचने वाला है इस पूरे चीज में। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से सवाल है, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है और नॉर्मल एडजस्टमेंट है। अब कईयों को तो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट का ही आइडिया नहीं है, राइट। इसका मतलब होता है जो आपका फाइनल इमेज बनने वाला है वो आपका बनने वाला है इन्फिनिटी पे। तो इस केस के लिए जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है दैट इज FO/FE, और जो आपका ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है दैट इज FO + FE, ठीक बात है। अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज 30 सेंटीमीटर, यानी कि आपको यही दे रखा है, ट्यूब लेंथ इज योर 30 सेंटीमीटर, FO + योर FE। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, हमसे FO पूछ रहा है, व्हेन द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इज 2, तो हमको कहता है कि ये 2 है, तो सर FO/FE यानी कि सर FE इज इक्वल टू FO/2, इसको इसमें अगर हम लोग डाल देंगे तो ये आपको हो जाएगा FO + योर FO/2, सो दिस बिकम्स योर 3FO/2 इज इक्वल टू 30, सो दिस बिकम्स योर FO इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड दैट बिकम्स योर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं, राइट। तो टर्म्स याद होने चाहिए, टर्म्स ध्यान में रहने चाहिए अपने को। देखते हैं सवाल क्या बोलता है, द पावर ऑफ अ लेंस इज 1.25 मीटर इनवर्स, यूनिट्स पे ध्यान देना, इन अ पर्टिकुलर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज 1.5, रेडियाई ऑफ कर्वेचर आर 20 and 40 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम इज हाउ मच, राइट। तो आपको ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन है, आपके पास इस प्रकार से जो है वो एक लेंस है और हमसे इस वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 दे रखा है दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, इस वाले का दे रखा है R2 दैट इज योर 40 सेंटीमीटर, द पावर ऑफ द लेंस इज दिस मच, सो बेसिकली पावर होता है अपना 1/f, ठीक है, और ये हमको दे रखा है 1.25 दैट इज योर मीटर इनवर्स, यानी कि आपका 1/मीटर है ना, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है अपने को, तो क्योंकि ये सब कुछ सेंटीमीटर में है तो आप नीचे में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार से, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात देखिए, हम क्या कर रहे हैं, इस डेसिमल को भी यहाँ से उड़ा देते हैं, तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 100 इंटू योर 100, सो दिस बिकम्स योर 1/80, ठीक है। अच्छा, now 1/f that is 1/80 is equal to refractive index of the lens, दिया हुआ है क्या, 1.5 दे रखा है दैट इज योर 3/2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग हमको नहीं दिया हुआ जो कि हमको निकालना है, -1 1/R1, तो ये तो आपको +20 है, -1/ ये -40 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक प्लस साइन डाल देते हैं, इसका मतलब अब हमने इसको सॉल्व करना है, राइट, इसको सॉल्व कर देना है, सो 1/80 इज इक्वल टू दिस बिकम्स योर 3/2 ns - 1, ये आपको कितना हो जा रहा है, ये 40 है, ये 2 और ये +1 3 आ जाने वाला है, सो यहाँ से अगर ध्यान से देखें ये इसको कट करेगा तो ये 2 हो जाएगा, सो दिस इवेंचुअली बिकम्स योर 1/6 + 1 इज इक्वल टू 3/2 ns, सो दिस बिकम्स योर 7/6 इज इक्वल टू 3/2 ns, एंड this calls for 3, so ns is equal to how much, this is your 9/7, do we have 9/7 in the house, yes, 12th का B is the correct answer, ठीक है, इसमें कोई डाउट अपने को होना चाहिए नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13, देख के लगता है कि ये सवाल शायद आपका मिरर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज का है, लेकिन वैसा है नहीं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 200 सेंटीमीटर, यानी कि सर इस कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो है -100 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि अपने को R दे रखा है 200, उसका आधा हो जाएगा। The object starts moving towards the mirror at a speed of 2 centimeter per second. The position of image from the mirror after 10 seconds is how much? तो पहले ये तो पता कर लो भाई साहब, आपका ऑब्जेक्ट जो है शायद यहाँ पे था पहले, जब ये दूरी अपने को 100 सेंटीमीटर थी, ठीक है, हमसे कहता है कि 10 सेकंड बाद, तो भैया 10 सेकंड बाद आपका ऑब्जेक्ट भी तो कुछ दूरी ट्रैवल किया है, 2 × 10
20 सेंटीमीटर, यानी अब जो उसकी दूरी है मिरर से वो तो 80 ही है, वो तो 80 ही है, यानी कि ऑब्जेक्ट दूरी जो है वो है -80 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ जो है वो -100 सेंटीमीटर है। तो इमेज का पोजीशन क्या होगा, मिरर का है ना, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बट आई ऑलवेज रिकमेंड कि आपको ये वाला फॉर्मूला इस रीअरेंज फॉर्मेट में याद हो, तो स्पीड सॉल्विंग हो जाती है। तो u की वैल्यू यहाँ पे -80 है, ये जो है आपको -100 है, u की वैल्यू -80 प्लस 100 दैट बिकम्स योर 20। so this becomes 400 सेंटीमीटर विद अ पॉजिटिव साइन, यस। सो द आंसर बिकम्स यहाँ पे 400 सेंटीमीटर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा क्या बोलता है प्रश्न में। प्रश्न में हमसे कहता है इन एन एक्सपेरिमेंट विद अ कॉन्वेक्स लेंस, भैया कॉन्वेक्स लेंस बोल दिया है, बना लो एक कॉन्वेक्स लेंस, बना लीजिए ना, क्यों नहीं बनाते हैं, आधे बच्चे तो डायग्राम बनाते ही नहीं है। भैया रे ऑप्टिक्स में मास्टरी करना है और चित्र नहीं बनाएंगे। द प्लॉट ऑफ इमेज डिस्टेंस अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द फोकस, फोकस से बात की जा रही है। मुद्दे की बात है कि मान लीजिए ये आपका f है, ये आपका 2f है, ये आपका f है, ये आपका 2f है ना। सपोज कीजिए आपका यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस से आपका इमेज बन गया यहाँ पे। बात को पहले से सिर्फ समझाने की कोशिश की जा रही है। तो आपको जो इस सिचुएशन में v बोलता है ना, वो v है यहाँ से यहाँ का दूरी, ये है v प्राइम, और ऑब्जेक्ट का फोकस से दूरी ये है आपका u प्राइम। v प्राइम और u प्राइम को जो है डेटा को उठाया जा रहा है, मेजर फ्रॉम द फोकस गिव्स अ कर्व v प्राइम u प्राइम इज इक्वल टू 225। ठीक है, इफ ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ इज हाउ मच। देखिए एक तो ये हो गया यहाँ पे बात कि अगर आपको न्यूटन्स फॉर्मूला रटा हुआ है जहाँ पे v प्राइम और u प्राइम बेसिकली फोकल लेंथ से ही डिस्टेंस होता है मेजर्ड, तो v प्राइम और u प्राइम का प्रोडक्ट जो होता है वो फोकल लेंथ का स्क्वायर होता है। तो अगर आपको ये बात का आइडिया है तो आप यहाँ पे f स्क्वायर इज इक्वल टू 225 बोल देते, और यहां पे आप ये बोल देते कि सर f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। मतलब इसमें फिर कोई आपको संदेह या डाउट बचता ही नहीं। अब यहां पे एक बच्चा इसको ऐसे भी सोच सकता था कि सर मेरे पास है ना, सर ये जो v प्राइम वर्सेस u प्राइम का ग्राफ होगा, वो ग्राफ तो सर कुछ ऐसा है, वो ग्राफ सर ऐसा ऐसा कुछ है ना। एक ऐसा यहां पे आपके पास पॉइंट होगा, एक ऐसा आपके पास पॉइंट होगा जहां पे u प्राइम और v प्राइम आपस में बराबर होगा, जहां पे v प्राइम और u प्राइम आपस में बराबर होगा। और अगर दोनों बराबर है तो ऑब्वियस ही बात है कि u प्राइम और v प्राइम जो है वो 15 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये 15 सेंटीमीटर ही आपका फोकस भी होना चाहिए और अदर फोकल लेंथ आपका होना चाहिए। तो आप यहां से ऐसे समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द फोकल लेंथ तभी सेम होगा जब एक्चुअली में ऑब्जेक्ट 2f पे बना होगा, ताकि उसका इमेज भी 2f पे बने, क्योंकि इन दैट केस ओनली आपको ये दूरी और ये दूरी जो है वो सेम निकल के आएगा। यानी कि और ये दूरी कितना है 2f माइनस f, वो तो f के बराबर है, यानी कि f ही आपका 15 सेंटीमीटर है। तो ऐसे भी बेसिकली सवाल को सोचा जा सकता था, नहीं तो ये तो है ही अपने पास जिसे हम कहते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। ये आपको लेंस में भी एप्लीकेबल है, ये आपको मिरर में भी एप्लीकेबल है। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज का दूरी फोकस से उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू f स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान से देखिए ये सवाल क्या है, इसके लिए चाहिए प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्यों? क्योंकि सवाल का लैंग्वेज ही बच्चों को टेंशन में डाल सकता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, द XY प्लेन बी टेकन एज द बाउंड्री बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडियम M1 एंड M2, है ना, और M1 इन Z मोर देन इक्वल टू 0। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला जनाब ये है मेरा y एक्सिस, और जो मेरा x एक्सिस है ना वो इनटू द प्लेन ले लो। मेरा जो x एक्सिस है वो सर इनटू द प्लेन ले लो। अगर आपने x एक्सिस इनटू द प्लेन ले लिया है तो आपके लिए z एक्सिस राइट साइड ही आएगा। ठीक है सर, आपने ऐसे क्यों बनाया?
मैंने ऐसे इसलिए बनाया है, अब आपके लिए यहाँ पे बहुत क्लैरिटी आ चुकी है कि सर जो आपका M1 मीडियम है वो है Z मोर देन इक्वल टू 0 के लिए, यानी इधर M1 मीडियम है एंड Z लेस देन 0 के लिए यहाँ पे M2 मीडियम है। हमसे कहता है कि राइट साइड जो भी आपका मीडियम है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सर √2 है, N1 की वैल्यू √2 है, और सर यहाँ वाले मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सर √3 है। और क्या बोला हमसे, और हमसे बोला रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन M1 अलोंग द डायरेक्शन वेक्टर गिवन बाय दिस मच, यानी एक रे ऑफ लाइट है जो कि M1 में ट्रैवल हो रहा है, और ये जो इंटरफेस है y एक्सेस, राइट, और अदर योर XY प्लेन, उस पे इंसिडेंट हो रहा है, उस पे इंसिडेंट हो रहा है कुछ इस प्रकार, ठीक है। अच्छा सर, अच्छा, on the plane separation the value of difference between the angle of incident in M1 and angle of refraction in M2, so basically आपको यहाँ पे angle of incidence और यहाँ पे जो भी आपका angle of refraction होगा वो अपने को जानना है, वो अपने को जानना है। सही बात है, कैसे जानेंगे भैया? सबसे पहले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए। एक बात तो तय है ना, आपको सर ये वाला वेक्टर दे रखा है, दिस वेक्टर इज योर ए वेक्टर, लेकिन सर आपको ये भी तो पता है ना कि ये जो नॉर्मल वेक्टर है यहाँ पे, ये क्या है, ये तो आपको नॉर्मल वेक्टर है ना, और नॉर्मल वेक्टर तो आपको z एक्सिस के अलोंग ही होगा, तो ये तो बेसिकली आपका k कैप है। अब आपके पास नॉर्मल वेक्टर है, आपके पास यहाँ पे ये वाला वेक्टर है, तो आप एंगल आई नहीं निकाल लोगे? दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हो? दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हो, है ना? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड, ऐसे निकालते हैं ना? हाँ जी सर, बढ़िया सर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। हमें ये एंगल आई चाहिए, तो यहाँ पे आपने जो ये लिया हुआ है ना एन कैप, इसका डायरेक्शन आपको राइट साइड है, और ये जो ए वेक्टर है ये आपको इस डायरेक्शन में है, यानी कि बेसिकली ए वेक्टर का डायरेक्शन है ना ये वाला है, ये है डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, और ये है एन वेक्टर। तो आप जो एंगल निकालोगे वो ये एंगल निकल के आ जाएगा। समझ में आ रही बात? सो बेसिकली हमें जो डॉट प्रोडक्ट लेना चाहिए वो के कैप के साथ नहीं, हमें लेना चाहिए माइनस के कैप के साथ, जस्ट टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन। हमें लेना चाहिए माइनस के कैप के साथ। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर इस इंसिडेंट रे को थोड़ा सा और ऐसे एक्सटेंड कर दे, तो ये है बेसिकली आपका ए वेक्टर, और ये है आपका के कैप, और यही वाला आपका एंगल आई है। अब यहाँ पे देखिए ए वेक्टर और के कैप माइनस के कैप के बीच का जो एंगल आएगा वो एग्जैक्टली आपको आई निकल के ही आएगा। सो दिस इज द ओनली रीजन व्हाई आई एम डूइंग दिस, कि यहाँ पे ए वेक्टर की जगह तो यही लिख देते हैं, दैट इज योर 4√3 आई कैप माइनस योर 3√3 जे कैप माइनस योर 5 के कैप। इसके साथ जो डॉट लेंगे दैट शुड बी योर माइनस के कैप, दैट शुड बी योर माइनस के कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ इसका मैग्नीट्यूड, तो 4 का स्क्वायर 16 into 3 is your 48 plus this is your 27 and this is your 25। के माइनस के कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 ही हो जाएगा, और ऊपर में जब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो सिर्फ के वाला के के साथ रिजल्ट दे देगा चुपचाप से 5। तो ये आपको ऊपर में तो 5 हो जाएगा, नीचे में ये आपको 100 है तो उसका अंडर रूट किया तो 10। सो दिस टर्न्स आउट टू बी 1/2, यानी कि सर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज योर 60 डिग्री। तो सर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो निकाल ही सकते हैं। अब लगाइए स्नेल्स लॉ। सो n2 इंटू साइन ऑफ r इज इक्वल टू n1 इंटू साइन ऑफ i। सो n2 की वैल्यू है सर अपनी √3, दिस इज योर साइन ऑफ r इज इक्वल टू n1 की वैल्यू है सर √2, एंड साइन 60 डिग्री इज योर √3/2। अगर ध्यान से देखिए √3 से √3 मर गया तो यहाँ से आपका r जो है वो 45 डिग्री निकल के आएगा, I 60 डिग्री, R 45 डिग्री, तो इनका डिफरेंस जो हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी और 15 डिग्री। तो सवाल अच्छा है, राइट, और इसको बहुत ही डेप्थ में जाके आपको समझाया गया ताकि कोई भी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? समझ में आए तो जरूर से कमेंट सेक्शन में जाके एक्सप्रेस करना है इस बात को। चलिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, और सवाल में हमसे कहता है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ गिवन मीडियम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द इंटरफेस ऑफ द एयर मीडियम सरफेस।
ठीक है, तो आपका जो लाइट है वो एयर से एंटर कर रहा है, ये जनाब आपके एयर है, और इस तरीके से वो एंटर मार रहा है, जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमको दे रखा है 45 डिग्री। एंगल इतना विद द इंटरफेस ऑफ द एयर मीडियम सरफेस। सो बेसिकली हमको सवाल में ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, तो ये भी आपका 45 डिग्री ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या बोला, आफ्टर रिफ्रैक्शन द रे लाइट रेज डेविएटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। सो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें, आपको जो रे है वो एयर से किसी मीडियम में जा रही है, यानी ऑब्वियसली वो रेयर से डेंसर जा रही है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल इस प्रकार बेंड की होगी। सो बेसिकली उसकी जो चाहत थी, उसकी जो इच्छा थी, वो तो ये थी कि वो इसी पाथ में रहे। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो तो ये है, तो ये जो है हमें जनाब 15 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो अगर ये 45 है, ये 15 है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो 30 डिग्री हो जाएगा, 45 माइनस 15। तो आपको आई पता है, आपको आर पता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो लगाइए अब स्नेल्स लॉ इस लोकेशन पे। सो साइन ऑफ 45 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 1, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 हो जाएगा, इस वाले का हमको निकालना है। दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई एन। तो ये आपको हो जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई एन। तो यहां से सर मेरा एन का वैल्यू जो निकल के आएगा √2, यानी कि 1.414, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, बढ़िया है। तो चलिए चैनल पे बने रहिए एंड मिलते रहेंगे। टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।